नई हेडिंग का नाम है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये है इस चैप्टर का नाम। इसकी वेटेज है चैप्टर की 4 से 5 नंबर। एक ही क्वेश्चन आएगा बस, छोटा सा, वो भी थ्योरी, फुल थ्योरी। तो ये चैप्टर जो है ये आप कह सकते हो फुल थ्योरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वर्ड आपने सुन रखा है पहले, AS सुन रखा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो पहले बेसिक हम इंट्रोडक्शन लिखते लिखते साथ साथ कुछ बातें बताता रहूँगा आपको, फिर उसके बाद किताब पर लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एरो डाल के लिखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स are the written policy documents. Accounting standards are the written policy documents issued by expert accounting body, issued by expert accounting body of each country. Accounting standards are the written policy documents issued by expert accounting body of each country. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, आप समझ लो कि ये कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर कंट्री की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होती है वो इशू करती है। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting standards are specific accounting principles and methods of applying those principles, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और उनको अप्लाई करने के तरीके हैं। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ये भी रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। तो जैसे आपने बचपन में पढ़े होते हैं ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, कंजर्वेटिज्म या मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर। तो जितने भी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो तो एक तरह से ये सब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने आप में रूल्स हैं, अपने आप में स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब ये शुरू क्यों हुए भाई, ये चीज़ आई क्यों, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, है ना। इस चैप्टर का मतलब ये इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली भारत के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग मुंशी होते हैं। अब आप इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो देश के अंदर बहुत सारे मुंशी और भी हैं, पहले से भी हैं, और देश में भविष्य में और भी मुंशी आएंगे। तो अब मुंशी करने वाला मुंशीगिरी कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है। तो अगर हर अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति, हर मुंशी अपने अपने रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग करे तो फिर दिक्कत हो सकती है। पता चला एक मुंशी कह रहा है कि भाई मैं तो लेफ़्ट साइड में डेबिट लिखूंगा, दूसरा कह रहा है मैं लेफ़्ट साइड में क्रेडिट लिखूंगा, पहला मुंशी कह रहा है मैं लेफ़्ट साइड में एसेट्स लिखूंगा, दूसरा मुंशी कह रहा है मैं लेफ़्ट साइड पे लायबिलिटी लिखूंगा। तो अगर हर कोई अपने हिसाब से काम करने लगेगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो ये दिक्कतें ना आएँ
और एक यूनिफॉर्मिटी रहे, इसीलिए रूल्स का होना ज़रूरी है। स्कूल्स में भी इसीलिए रूल्स बनाए जाते थे, या जब भी आप आगे जाते हो, ऑफिस में जाओगे, काम करोगे, कहीं पर भी हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स को बनाने का पर्पज़ ये होता है ताकि हर व्यक्ति एक जैसा काम कर पाए, तो उससे यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंपैरेबिलिटी रहेगी। तो इन चीज़ों की वजह से हर कंट्री ने क्या करे, अपने अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो हमने जो रूल्स बनाए, हमने मतलब उसको नाम दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। आगे लिखते हैं अगली बात, नेक्स्ट एरो। नेक्स्ट एरो में लिखना है आपको AS, अब शॉर्ट में लिख देंगे, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by गवर्नमेंट, मतलब सरकार, विद सपोर्ट ऑफ MCA। MCA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इसकी फुल फॉर्म तो नहीं लिखवाने की ज़रूरत, वो तो अब आप माहिर हो। तो रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट विद सपोर्ट ऑफ MCA, फिर भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स सरकार इशू करती है, किसके सपोर्ट से, MCA के सपोर्ट से, फुल स्टॉप। इशूइंग AS with consultation of NFRA, और कंसल्टेशन लेती है किसका, मतलब सलाह मशवरा करती है किसके साथ, NFRA के साथ। अब NFRA मतलब FR, जो बीच में FR है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपका सब्जेक्ट है ना। FR जो है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तो N मतलब हो गया नेशनल, FR मतलब हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और A मतलब हो गया अथॉरिटी। तो सरकार ने ये एक प्रॉपर बाकायदा संस्था बना रखी है, जिनके सलाह मशवरा से, जिनकी कंसल्टेशन से सरकार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है, और साथ ही साथ MCA का भी सपोर्ट रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक अकाउंटिंग बॉडी डिसीजन ले रही है, सरकार MCA के सपोर्ट से या NFRA के सपोर्ट से या कंसल्टेशन से मिलकर निर्णय लेते हैं कि क्या रूल्स बनाने हैं हमको। और इसी के आगे लिख लेना, मतलब फुल स्टॉप लगा लेना। तो इशूइंग AS विद कंसल्टेशन विद या कंसल्टेशन ऑफ NFRA, फुल स्टॉप। और इसी के नीचे लिख लेना, इट कवर्स मेनली, फिर डैश डाल के 4 चीज़ें लिखनी है, ABCD, जो हमें वैसे अगले आगे चैप्टरों में पढ़नी है, लेकिन अभी नाम लिख लेंगे। A है रिकॉग्निशन, B मेजरमेंट, C प्रेजेंटेशन, और D डिस्क्लोजर। ये डिटेल में हमें आगे के चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अभी आपको बेसिक बता देता हूँ। तो 4 चीज़ें मेनली इसमें कवर की जाती हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो ये अब क्या मतलब है इनका, तो रिकॉग्निशन का मतलब, हाँ बिल्कुल सही, रिकॉग्निशन का मतलब है कि रिकॉर्ड करें या ना करें, रिकॉर्ड करें या ना करें। तो अभी ब्रीफ में लिख लो एक लाइन, बाकी ये आगे कवर होगा।
लेकिन रिकॉग्निशन का मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है या ये रूल्स हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी इवेंट को हम रिकॉर्ड करें या ना करें, ये बात पता चल जाएगी। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब हाँ, अब उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे मान लो हमें पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें रिकॉर्ड करना है, ये बात पता चल गई, लेकिन अब उसकी वैल्यू कैसे मेजर होगी कि भाई कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, है ना। तो ये मेजरमेंट का रूल बन गया। तो मेजरमेंट का मतलब है कि भाई मनी वैल्यू क्या होगी, ऐसे ब्रीफ में लिख लिया कि मनी वैल्यू क्या होगी, इस बात को कह दिया मेजरमेंट, है ना। तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है। प्रेजेंटेशन, इसमें तो आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको कहाँ प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। अब जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है अगर, तो वो फिर आपको पता है कि मैं फुट नोट में शो करूँगा, है ना, वो बैलेंस शीट में अंदर नहीं आएगी। तो प्रेजेंटेशन मतलब हो गया भाई प्रेजेंटेशन, तो इसमें तो क्या ही लिखे, है ना। तो प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट कैसे करना है, ये लिख लो अगर लिखना है तो। प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रेजेंट कहाँ करें या प्रेजेंट कैसे करें। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे प्रेजेंट करें, कहाँ प्रेजेंट करें, ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन में कवर हो जाती हैं। और चौथा है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे जब आप अकाउंटिंग के स्टेप्स पढ़ते थे बचपन में, तो एक स्टेप होता था कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो इसका मतलब होता है आपको छुपाना नहीं है इन सब बातों को कि भाई बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ हो गया, अब इसे बताना है, डिस्क्लोज करना है इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को बताना है कि देखो ये है, आग लगी है फैक्ट्री में, मतलब जो भी इवेंट हुआ है वो बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो मतलब इसको ऐसा लिख लो कि कम्युनिकेट टू स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेट टू स्टेक होल्डर्स, कि आपको बताना है। तो ये मेनली मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चीज़ें कवर की जाती हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एरो। नेक्स्ट एरो में आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपके हिसाब से क्या बेनिफिट्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो ठीक है, तो मैं लिखवाता हूँ, फिर इस पर भी आपको बाद में टास्क दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पर लिख लो इम्पॉर्टेंट। तो पहला बेनिफिट तो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो इसका मतलब क्या, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि यूनिफॉर्म कर देना। जो हम यूनिफॉर्मिटी वर्ड बोल रहे हैं ना, उसी को स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हैं, कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, यानी कि यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर देना। अब किस चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन कर देना? ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब अकाउंटिंग करने के बहुत से आइटमों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये उन अलग अलग तरीक़ों को क्या कर देता है? यूनिफॉर्म कर देता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है, ताकि हर मुंशी उसी तरीके को फॉलो कर सके। बहुत सारी अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अगर छोड़ देंगे खुले कि भाई कोई कुछ भी कर लो, तो फिर तो वेरिएशन हो जाएगा। तो वेरिएशन ना हो उस चीज़ को हम बोल देते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये मतलब बेनिफिट बन गया कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। दूसरा बेनिफिट रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, इसमें आप एडिशनल डिस्क्लोजर को ब्लॉक बना लेना, रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। अब देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कई बार हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस जो होते हैं, मतलब जैसे मान लो कंपनीज एक्ट हो गया है ना, तो कंपनीज एक्ट कहता है कि ऐसे प्रेजेंट करो, ऐसे डिस्क्लोज करो, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यूज़र को और बातें भी बतानी चाहिए, तो वहाँ पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स पेश करते हैं, कहते हैं कि भाई आपको ना ये कुछ और बातें भी बतानी पड़ेंगी, तो जो कानून नहीं बता पाता उन बातों को ये कवर कर लेते हैं। तो ये अपने आप में इसलिए हमारे लिए छोटे कानून हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कई बार ये एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स भी हमको दे देते हैं, जिससे यूज़र को और फ़ायदा मिलता है। भाई मान लो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी कि लॉस हुआ, कानून ने बताया कि आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो बताओ, तो हमने बता दिया लॉस हुआ, लेकिन ये कहेगा कि एडिशनल डिस्क्लोजर बताओ कि लॉस क्यों हुआ, तो हम कहेंगे आग लगने की वजह से हुआ। तो इस बात को पढ़ के हो सकता है यूज़र का आपके प्रति, आपकी कंपनी के प्रति नज़रिया बदल जाए। भाई एक कहना हुआ लॉस हुआ और एक पता चला कि लॉस आग लगने की वजह से हुआ, तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट ये है कि ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी कई बार रिक्वायर करवा लेते हैं, तो इससे यूज़र को एक अच्छा मतलब बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा जो आपने बोला बेनिफिट, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आप कंपैरेबिलिटी को ब्लॉक कर लेना। तो कंपैरेबिलिटी वर्ड का तो मतलब आपको पता ही है ना, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना, और कंपेयर जो कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, ये फ़ायदा। तो वो दोनों तरीके लिखते हैं। पहले को बोलते हैं इंट्रा एंटरप्राइज, पहले को बोलते हैं इंट्रा एंटरप्राइज, और दूसरे को बोलते हैं इंटर एंटरप्राइज। तो पहले को बोलते हैं इंट्रा एंटरप्राइज और दूसरे को बोलते हैं इंटर एंटरप्राइज। तो इस पर आपके विचार प्रकट कीजिए। इंट्रा मतलब एक ही कंपनी हो गई, कि मतलब आप का ही क्लास 12th का रिज़ल्ट और सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट कंपेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब आप अकेले हो, कंपनी एक ही है लेकिन टाइम पीरियड्स अलग हो गए, तो ये हो गया इंट्रा एंटरप्राइज। लेकिन अगर आपका और आपके मित्र का सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट कंपेयर किया जाए, तो इसका मतलब टाइम पीरियड एक ही है लेकिन एंटरप्राइज दो हो गए, तो ये हो गया इंटर एंटरप्राइज, है ना। तो मतलब हम दोनों तरह के कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक ही एंटरप्राइज का 2 टाइम पीरियड्स पे या एक ही टाइम पीरियड पर 2 एंटरप्राइजेस का, तो दोनों कंपैरिजन हो सकते हैं। समझ आ गया? तो मतलब अगर लिखना है या मतलब ऐसी डायग्राम बनाना है तो ये हटा देता हूँ आदमी। तो इसका इंट्रा एंटरप्राइज का मतलब हो गया एंटरप्राइज एक ही और 2 टाइम पीरियड्स, और इंटर एंटरप्राइज का मतलब 2 एंटरप्राइजेस का कंपैरिजन ऑन 1 टाइम पीरियड। तो दोनों तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये कंपैरेबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने से। और एक और लिख सकते हैं चौथा, 4 पॉइंट हो जाएंगे कवर। फिर चौथा बेनिफिट लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ स्कोप फॉर क्रिएटिव अकाउंटिंग। अब क्रिएटिव अकाउंटिंग सर ये कौन सी नई चिड़िया है?
तो इसके बारे में लिख लो कि भाई क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब क्या कहना चाह रहा है, फिर समझाता हूँ पूरा पॉइंट। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब है इट रिफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू प्रोक्यूर या टू प्रोड्यूस कर लेना, सॉरी, टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेवरेबल टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप। फेवरेबल वर्ड को आप चाहे हाईलाइट कर लेना या ब्लॉक कर लेना। तो इट रिफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेवरेबल टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप। तो बचपन में आपने ये सेम चीज़ पढ़ी थी, लेकिन तब इसको आपने पढ़ा था विंडो ड्रेसिंग के नाम से, कुछ मतलब 11th क्लास में, है ना। विंडो ड्रेसिंग तब ये वर्ड होता था, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्रिएटिव अकाउंटिंग कहते हैं। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब है कि भाई अगर कानून ना बनाए जाए, रूल्स ना बनाए जाए, हर मुंशी को आज़ाद छोड़ दिया जाए कि भाई जो मर्जी करो, तो फिर तो हर मुंशी अपने फेवर के हिसाब से या अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को फेवर देने के हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन कर पाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो इस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने से ये फ़ायदा हो गया कि रिडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग, कि भाई जब रूल्स बने हुए होंगे ना तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से घुमा नहीं सकते चीज़ों को, दैट इज़ क्रिएटिव अकाउंटिंग कम होगी। तो ये बेसिकली मतलब बेनिफिट्स हो गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो समझ आए? चलो इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में पहले थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ समझानी है, फिर आगे बढ़ूँगा। तो अब देखो, हम ये तो बात सीख गए कि भाई हम इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, है ना। हर मुंशी के ऊपर रूल लगा दिया कि भाई हर मुंशी जो है वो क्या करेगा, अब रूल के हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। अब मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं, लगभग 190 है ना। हाँ, मतलब राउंड फिगर ले लेते हैं। तो अब 190 तो यहाँ बना नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए कि बाकी दुनिया में भी अलग अलग देश होंगे। अब हर देश के अपने अपने रूल्स चल रहे होंगे, है ना। कोई हम AS कह रहे हैं, कोई PS कह रहा होगा, कोई GS कह रहा होगा। ये ऐसी कह रहा हूँ मैं रैंडमली, ऐसा नहीं कि यही नाम है। तो मतलब सबके अपने अपने रूल्स होंगे, है ना। हर कंट्री के, हर मुंशी के, उन देशों के अपने अपने रूल्स होंगे। अब लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वो कंट्री इसके साथ, ये कंट्री इसके साथ, ये कंट्री इसके साथ, ये कंट्री इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब कि अब तो कोई बैरियर है नहीं 1991 के बाद से, जब LPG हुआ। तो अब देखो दिक्कत कहाँ आनी शुरू हो गई दोबारा से। अब एक कंट्री अपने हिसाब से रूल बना रहा है, दूसरा कंट्री अपने हिसाब से रूल बना रहा है, तीसरा कंट्री अपने हिसाब से रूल बना रहा है। तो जो प्रॉब्लम पहले हमें विद इन द कंट्री हो रही थी कि हर मुंशी अलग तरह से काम कर रहा था, अब क्योंकि ग्लोबलाइज हो गई दुनिया, तो वही सेम प्रॉब्लम बड़े लेवल पर हो गई, क्योंकि हर मुंशी अलग है। ये कुछ और रूल्स पे काम कर रहे हैं, ये कुछ और रूल्स पे काम कर रहे हैं, हम कुछ और रूल्स पे काम कर रहे हैं। तो अब फिर से वही दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब मान लो मुझे US के इन्वेस्टर से पैसा लेना है ना। मैं वहाँ पहुँचा अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स लेकर US के शार्क टैंक में कि भाई देखो ये मेरी कंपनी है, अब मेरे को पैसे दे दो। अब उसको समझ ही ना है, वो कह रहा भाई ये क्या ले आए तुम, ये सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या लिखा है, मुझे क्या पता। बात समझ आ रही है आपको? अब मैं तो बना रहा हूँ अपने हिसाब से, उन्हें पता ही नहीं, उनके रूल्स अलग, उनकी चीज़ें अलग, तो दिक्कत आ गई। तो अब क्या हो फिर? अब इसीलिए जब स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल लेवल पर करने की बात आई, तो फिर किसी ना किसी अथॉरिटी को तो आना ही था। तो फिर जन्म हुआ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। फिर किनका जन्म हो गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का।
जिनको हम कहते हैं IAS। ठीक है, वो वाला IAS नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जन्म हो गया, है ना। तो ये है IAS बेसिकली। अच्छा, अब जब IAS का जन्म हुआ तो मतलब एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई। उस बॉडी में सारी अकाउंटिंग बॉडियों को, अलग अलग देशों की अकाउंटिंग बॉडियों को बोला कि भाई आप इसके मेंबर बनो, तो सब बने कि भाई ताकि इंटरनेशनल एक रूल्स चलें, IAS। तो अब कुछ सालों बाद IAS का नाम जो है वो चेंज हो गया, और यही आज के ज़माने में चेंज होके इनका नाम पड़ गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग। वर्ड की जगह अब नया वर्ड आ गया ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग को अब अकाउंटिंग नहीं कहते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इनका नाम चेंज होके बन गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको आप कहते हो प्यार से IFRS। ये शायद आपने सुना हो कभी, है ना। तो ये बेसिकली इनके जन्म की कहानी है कि इस तरह से ये सब चीज़ें हुई। तो एक इंटरनेशनल बेसिकली बॉडी बनी, उसका नाम था IASC, जो बाद में जिसका भी नाम चेंज होके बन गया था IASB। पहले कमेटी नाम था, फिर कमेटी की जगह बोर्ड बोल दिया, तो पहले था IASC और वही बन गया फिर IASB। तो उन्होंने फिर ये क्या करने शुरू कर दिए, उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, और वो पूरी दुनिया में मतलब रूल्स के तौर पे इशू करना शुरू कर दिया, है ना। तो कुछ बातें इसके बारे में लिख लेते, तो आप यही हेडिंग बना लो, डायग्राम तो छोड़ दो चाहे, तो इस एरो का आप नाम लिख लो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक छोटा सा एरो डाल के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी IAS और IFRS दोनों ही बातें हो जाएंगी हेडिंग का नाम। तो अब इसके नीचे लिखना एरो डाल के, विद अ व्यू of achieving the objective of setting global standards, comma, the London based group, namely IASC, ब्रैकेट में लिखनी है फुल फॉर्म या याद रहेगी, तो फिर लिख लो, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और C का मतलब कमेटी। तो लंदन का एक ग्रुप था जिसका नाम था IASC, है ना, जो मैंने आपको बताई स्टोरी। तो उनका ये व्यू था कि भाई कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, उनका व्यू था कि कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने, है ना। देखो इनका नाम है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो इनका व्यू था कि कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने। तो विद अ व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग global standards, the London based group, namely IASC, responsible for developing international accounting standards। तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ब्रैकेट में लिख लो ये कब हुआ कारनामा, जून 1973 में, आपके मेरे जन्म से पहले, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, IASC इज प्रेजेंटली नोन एज, अब आज इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, IASB। तो इन्होंने अपने नाम से C की जगह कर लिया B,
तो बस बी के बारे में लिख लो, बी मतलब बोर्ड, बाकी IAS का तो सेम ही हो गया। तो प्रेजेंटली हम इन्हें IASB के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, IASC रिलीज्ड IAS और फिर छोटा s, ब्रैकेट में लिख लेना, बिटवीन 1973 टू 2001। और इसी के नीचे लिख लेना IASB रिलीज्ड IFRS, IASB रिलीज्ड IFRS ब्रैकेट में सिंस 2001। तो ये मैं समझा देता हूँ क्या है दोनों पॉइंट। बेसिक थ्योरी है, कोई ज़्यादा इसमें कहानी नहीं है भाई। 1973 में आपको पता ही है कि ये बन गए थे IASB है और IASC। तो जब तक IASC रूल्स बनाता था, जब तक भी उन रूल्स को क्या नाम देते थे, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये अपना रूल्स बनाते रहे, नाम पड़ गया IAS। 2001 में अब इस बॉडी में चेंज हो गया, इन्होंने अपना नाम बदल लिया। पहले ये झोंपड़ी थी IASC, लेकिन 2001 में फिर इसने अपना झोंपड़ी ने नाम बदल के कर लिया IASB। तो उसके बाद से जो रूल्स ये बनाते हैं जो भी, उसका नाम पड़ गया IFRS। जो भी रूल्स ये बनाते हैं उसके बाद से उसका नाम क्या पड़ गया, IFRS। तो बेसिकली ये स्टोरी है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है ना, है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो ये बेसिकली छोटा सा ब्रीफ हो गया कि भाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और IFRS बेसिकली क्या है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा पॉइंट, नेक्स्ट एरो डालते हैं, अगली हेडिंग की तैयारी करते हैं। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन गए, तो ये मैं CA फाउंडेशन में भी सिखाता था, पता नहीं आपको अगर याद हो तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है ना, जिनको हम कह रहे हैं नाम आज IFRS, तो मान लेते हैं उसका नाम है चॉकलेट आइसक्रीम। हाँ, याद आ गई स्टोरी। और इधर हमने अपने नियम बना रखे हैं, हमारे अपने रूल्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर, हम कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी AS। अब हमें आदत है वनीला आइसक्रीम खाने की, मान लेते हैं ये है वनीला आइसक्रीम, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो है चॉकलेट आइसक्रीम। तो भाई ग्लोबल वाला तो क्या चाहेगा, ग्लोबल वाला तो यही चाहेगा कि इंडिया एक काम करो, अपनी वनीला आइसक्रीम कूड़ेदान में फेंक दो और तुम चॉकलेट आइसक्रीम आज से खाना शुरू कर दो, तुम भी बिल्कुल हमारी तरह बन जाओ, ताकि तुम्हारे रूल्स तो बेकार हैं, आप हमारे वाले फॉलो कर लो। ये कहानी हुई। तो इस पे कई वर्षों तक मीटिंग चली, बहुत कुछ हुआ, तामझाम हुआ। उस समय मेरा स्टडीज़ का दौर था, ये सब 2005, 2007, 2008, मतलब इस दौरान में ये सब खूब झमेले चले थे कि क्या होना चाहिए। तो हम भी डरे रहते थे सिलेबस में ससुरा चेंज ना हो जाए कुछ, कि भैया AS पढ़ रहे हैं अब फिर कुछ और पढ़ना शुरू हो जाए। तो बड़ा उस समय खौफ का माहौल रहता था। लेकिन करते कराते सरकार ने ये सब कमेटियों से कंसल्टेशन करा के सब कुछ करके हमने IFRS को, यानी कि हमने चॉकलेट आइसक्रीम को एडॉप्ट नहीं करा। हमने चॉकलेट आइसक्रीम को यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, IFRS को क्या नहीं करा, एडॉप्ट नहीं करा। लेकिन हमने उनके रूल्स को अपने साथ थोड़ा सा मिला लिया और हमने बना दी चोको वनीला आइसक्रीम। यानी हमने उनको नज़रअंदाज नहीं करा, उनके रूल्स को, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, उनके रूल्स को हमको जहाँ ठीक लगा कि भाई हमसे मैच हो सकता है, हमने उतना मैच कर लिया और हमने बना दी एक चोको वनीला आइसक्रीम, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया क्या,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज्ड विद IFRS, और इसमें कीवर्ड जो है वो है कन्वर्ज। तो 3 बार आपको मतलब रट्टे मारने हैं कि हमने IFRS को एडॉप्ट नहीं करा, हमने IFRS के साथ कन्वर्ज करा है, दोनों में फ़र्क है। एडॉप्ट करने का मतलब होता है कि आप अपनी वनीला आइसक्रीम को फेंक दो और सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम खा लो, वो होता है एडॉप्ट करना। लेकिन हमने एडॉप्ट नहीं करा, हमने क्या करा, कन्वर्ज करा, ये ध्यान रखना है। तो हमने IFRS को एडॉप्ट नहीं करा, हमने IFRS के साथ क्या करा, कन्वर्ज करा। तो पहले आप इतना बना लो, ये ऐसे ही बनाना है ताकि याद रहे, चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, और एडॉप्ट वर्ड को काट देना और उसकी जगह चोको वनीला आइसक्रीम बना के लिखना, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करा विद IFRS, है ना। तो ये पहले इतना बनाओ, फिर बताता हूँ आगे। चलो, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ आया पहले अच्छे से स्टोरी। तो अब इसमें एग्ज़ाम पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछता है, वो हम इसके नीचे अब लिखेंगे। क्वेश्चन ये सब नहीं पूछे गए, तो स्टोरियाँ हैं, ये थोड़ी ना कि एग्ज़ाम में वो पूछ रहे चॉकलेट आइसक्रीम क्या है, वनीला आइसक्रीम क्या है, चोको वनीला आइसक्रीम क्या है। लेकिन हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया। अब इस कन्वर्जेंस में हमको मतलब 3 क्वेश्चन जो बनते हैं उसको टॉपिक के हिसाब से ही कवर कर लेते हैं। तो पहला स्टार डाल के लिखते हैं कि भाई ये जो हमने कन्वर्जेंस करा है ना, इसका बेनिफिट क्या हुआ। तो पहला सितारा बन गया बेनिफिट ऑफ कन्वर्जेंस, कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो पहले तो आप खुद नॉर्मल कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाओ, क्या हुआ होगा। अगर मान लो हम जिद पे अड़ जाते कि हम कहते नहीं भाई हम तो अपने रूल्स ही फॉलो करेंगे, हम नहीं मान रहे दुनिया के, तो क्या होता, तो हमें ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। फिर वही एग्जांपल, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके US के शार्क टैंक पहुंचा, तो वो क्या करेंगे, फाड़ फूड़ के फेंक देंगे कि भाई क्या है। तो अगर हमने अपने रूल्स को उनके साथ कन्वर्ज कर लिया तो क्या बेनिफिट मिल गया, वो यही ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर यूनिफॉर्मिटी, फॉरेन फंड्स हम आसानी से ले सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। तो यही सब बेसिक बेनिफिट्स लिखते हैं। तो नंबर 1 है इम्प्रूव्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस across the world with transparency and comparability, with transparency and comparability। तो इसमें कीवर्ड हो गए इम्प्रूव्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब देखो US वाले शार्क टैंक के इन्वेस्टर को मुझ पे भरोसा होगा कि भाई हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लाया है, तो वो आसानी से कंपेयर भी कर पाएगा अपने देश की कंपनी और मेरी कंपनी को, और उसको एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाए हैं जिसका वो यूज टू है। तो हमको कन्वर्ज करने का ये बेनिफिट मिला कि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस होता है कंपनी पर कि हाँ ये कंपनी सही है। दूसरा, इम्प्रूव्स इंटर यूनिट या ऑब्लिक इंटर फर्म या ऑब्लिक इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन को हाईलाइट कर लेना। तो इंटर यूनिट का मतलब है कि भाई मान लो आपका एक यूनिट इंडिया में है, दूसरा यूनिट कनाडा में है, तो अब आप कंपेयर करोगे तो सेम लाइंस रहेंगी ना। इंटर फर्म, आपकी कंपनी इंडिया में है, आपका कोई राइवल कंपनी सिंगापुर में है, तो आपका भी कंपैरिजन हो सकता है। इंटर इंडस्ट्री, मान लो और इंडस्ट्री लेवल पर कंपैरिजन करना है कि मारुति कंपनी इंडिया में है और फेसबुक कंपनी US में है, तो इंटर इंडस्ट्री मतलब किसी भी तरह का जो कंपैरिजन है वो इजीली अब हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट, ग्रुप कंसोलिडेशन
group consolidation will be easy इसमें आप ग्रुप कंसोलिडेशन वर्ड को ब्लॉक कर सकते हो। अब बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जैसे टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप का व्यापार तो अलग अलग देशों में, तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, है ना, कंसोलिडेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, जिसमें अगर मेरी अलग अलग कंपनियां हैं, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे लेट्स से टाटा ग्रुप, तो मेरी बहुत सी कंपनी इंडिया में, बहुत सी कंपनी कनाडा में, बहुत सी कंपनी सिंगापुर में, तो अल्टीमेटली पूरे ग्रुप को भी तो एक बार हम कंपाइल करके देखेंगे ना कि मेरे पूरे ग्रुप की क्या एसेट्स हैं, मेरे पूरे ग्रुप के क्या लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप कंसोलिडेशन। अब अगर सिंगापुर के रूल अलग होते, मेरे रूल अलग होते, कनाडा के रूल अलग होते, तो ग्रुप कंसोलिडेशन में दिक्कत आती। लेकिन अब सबके रूल्स एक हो गए तो ग्रुप कंसोलिडेशन ईजी हो जाएगा, तो ये भी एक फ़ायदा होगा। और चौथा फ़ायदा भी लिख लेते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, acceptability of financial statements by stock exchanges across the globe। इसमें कीवर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय स्टॉक एक्सचेंजेस अक्रॉस द ग्लोब। तो अब मान लेते हैं भाई मेरी कंपनी तो इंडिया में है, लेट्स से, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी जो है यूएस का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, तो मान लो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी डाउ जोन्स पे भी लिस्ट हो जाए, और मैं अपनी वो बैलेंस शीट लेके पहुँच गया हॉरिजॉन्टल वाली, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब वो कह रहे हैं भाई ये क्या लिया है, तो हम नहीं लिस्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर उनको समझ तभी आएगी ना, तब वो मेरी कंपनी को अलाउ करेंगे कि भाई ठीक है तुम लिस्ट हो सकते हो, तो मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी दुनिया भर में। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी कंपनी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने होने चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो मतलब पॉइंट समझ आया ना आपको? तो ये बेनिफिट्स होते हैं जब हम कन्वर्ज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। लिख लो आप, 4 नंबर का स्ट्रेट क्वेश्चन है कि भाई क्या फ़ायदा हुआ है ना। क्वेश्चन कन्वर्जेंस पर ही आएगा इसमें, क्योंकि एक्चुअल में हम कन्वर्जेंस फॉलो कर रहे हैं, ना तो एएस पे पूछने वाला ना आईएफआरएस पे पूछने वाला, क्योंकि एएस और आईएफआरएस तो बेसिक थ्योरी है। चलो अगला सितारा, अब बेनिफिट्स तो ये थे, अगले सितारे की हेडिंग डाल लेते हैं। अगले सितारे में आप लिख लो नीड ऑफ कन्वर्जेंस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कन्वर्जेंस की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी। मत करते कन्वर्ज, अपनी वनीला आइसक्रीम खा तो रहे थे मज़े से, मज़ा आ रहा था, है ना, क्यों चौको वनीला बनाई हमने, ऐसी क्या ज़रूरत थी हमें। तो इसमें लिख लो कि भाई क्या ज़रूरत थी, ड्यू टू recent stream of overseas acquisition due to recent stream of overseas acquisitions by Indian companies, comma, there is a need for adoption of high quality standards. There is a need for
adoption of high quality standards to convince foreign enterprises about the financial standing as also the disclosure and governance standards of Indian acquirers. ठीक है, तो पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। एग्ज़ाम में यही लिखना है, रट लेना। अंग्रेज़ी आपको थोड़ी प्रोफेशनल लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, ये नहीं कि बिकॉज देयर इज़ अ नीड ऑफ, ठीक है ना। तो ये अच्छे से भी समझाऊंगा, लेकिन ये रट लेना क्योंकि ये बुक का भी क्वेश्चन है सेम, और ICAI ने क्वेश्चन ये पूछ भी रखा है। फिर लिखो सेकंड पॉइंट, अभी समझाता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICAI, यानी कि सरकार ने किससे कंसल्ट करा? ICAI से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICAI decided to converge and not to adopt IFRS issued by IASB. तो ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। ये बता देता हूँ कि जो सरकार है उसने किसके साथ कंसल्ट करा? ICAI के साथ, और क्या डिसाइड करा? टू कन्वर्ज करना। तो ICAI के साथ कंसल्ट करके डिसाइड करा टू कन्वर्ज, एंड नॉट टू, क्या नहीं करा? एडॉप्ट नहीं करा IFRS इशूड बाय IASB। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो इसमें, नेक्स्ट एरो डाल के। The ICAI has worked towards convergence of global accounting standards The ICAI has worked towards convergence of global accounting standards and issued के बाद अभी कुछ लिखेंगे, वो अभी खाली छोड़ दो। issued dash under the supervision and control of ASB, under the control of ASB, and in consultation with NFRA। चलो, तो ये समझा देता हूँ। तो ICAI हैज़ वर्क टूवर्ड्स कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इशूड डैश अभी अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ASB। ASB बोले तो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, जो भारत का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, मतलब जो आईसीआई अपने रूल्स बनाता है, वनीला आइसक्रीम बनाने वाला जो मतलब हमारा बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और वो किससे सलाह मशवरा करते हैं? इन कंसल्टेशन विद NFRA। वो पहले ही लिखवा दिया था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी। तो अब आईसीआई ने, देखो अब कहानी का लिंक यहाँ से है, आईसीआई ने काम करा, मेहनत करी, और उन्होंने IFRS को अडॉप्ट तो नहीं करा, उन्होंने IFRS के साथ क्या करा? कन्वर्ज करा, और कन्वर्ज करके क्या बना दी? चोको वनीला आइसक्रीम बना दी। तो इस चोको वनीला आइसक्रीम का क्या नाम है? ये है, वहाँ पर जो शब्द छोड़ रखा है ना, हाँ, ये कैसे याद है तुम्हें? पढ़ा था ना फाउंडेशन में, वेरी गुड। तो इस चोको वनीला आइसक्रीम को कहते हैं, यहाँ पे भी लिख लेना, IND, मतलब इंडिया वर्ड का IND आ गया, इंड, और डैश डाल के AS, हाँ, इंडियन AS कह लो, चाहे लिखते IND AS, है ना, कहने के लिए इंडियन AS कह लो, तो IND AS स्पेस लगा के, है ना, तो डैश लगाओ या स्पेस लगाओ, तो वो वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो आईसीआई ने कन्वर्जेंस के तरफ काम करते हुए क्या इशू करा? इंडियन AS, IND AS। तो कई बार ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ कन्वर्जेंस, या अगर वो कुछ ऐसा पूछ ले ऑब्लिक करके हेडिंग में ऐसे भी डाल सकते हो, प्रोसेस, तो भी आप ये सेम कहानी चिपका सकते हो कि भाई ये प्रोसेस था। अब पहला पॉइंट समझा देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। दूसरे दोनों पॉइंट तो समझ आ गए, अब पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। देखो अब होता क्या था, बीते कुछ वर्षों में हमने, मतलब इंडियन कंपनीज ने ओवरसीज एक्विजिशंस करने शुरू करे। ओवरसीज एक्विजिशंस का मतलब है कि मतलब हमारी इंडियन कंपनी ने विदेशी अलग अलग कंपनी को एक्वायर करना शुरू करा। आपको पता है बिग फोर में अगर आप ट्रेनिंग करने जाओगे, वहाँ पर बाकायदा एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जिसमें काम ही सिर्फ ये है। तो सोचो इंडिया की कंपनियां कितना ज़्यादा ये काम कर रही हैं, तभी एक डिपार्टमेंट बन गया इसका अलग, और ये कई वर्षों से चल रहा है। तो अब इंडिया की कंपनियां ओवरसीज एक्विजिशन कर रही है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी, देयर इज़ अ नीड कि कुछ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। अब आगे देखो क्या लिखा है, क्यों? टू कन्विंस फॉरेन एंटरप्राइज अबाउट द फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स एज ऑल्सो द डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन एक्वायरर्स। तो यानी कि जो हमारी कंपनियां हैं, इंडियन एक्वायरर्स हैं, उनके डिस्क्लोजर्स भी और उनके ऊपर कुछ कानूनन, यानी कि जिसको बोलते हैं गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, उसको भी हम पालन करें, उसको भी हम फॉलो करें, और फिर फॉरेन इन्वेस्टर को हम कन्विंस कर सकें। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि ऐसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाया जाए। तो बस ये सेंटेंस लिखा है कि बीते कुछ वर्षों में इंडिया की कंपनियों ने ओवरसीज एक्विजिशंस करने शुरू करे, और हमें फॉरेन एंटरप्राइज को कन्विंस करने के लिए और अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए हमें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ी। तो फिर सरकार ने किससे कंसल्ट करा? आईसीआई से, कि भाई क्या करना चाहिए। तो आपको पता है कि जब ये प्रोसीजर चल रहा था, जो मैं बता रहा था आपको पहले, तो उस टाइम पे बाकायदा, जैसे अभी आप देख रहे हो न्यू कोर्स के लिए प्रॉपर आईसीआई ने स्टेक होल्डर से मांगी थी ना सलाह, भेजो भाई सबको क्या लगता है। तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें हुई थी। आईसीआई ने सारे स्टेक होल्डर से, मेंबर से, स्टूडेंट से, या जब सब लोगों से कहा था कि आप इस पर अपने कमेंट्स भेजिए कि क्या करना चाहिए, तो सब ने जब दिमाग लगाया, फाइनली आईसीआई इस नतीजे पर पहुंची कि हमें IFRS के साथ क्या करना चाहिए? कन्वर्ज करना चाहिए, एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो बस इसीलिए फिर सरकार ने क्या इशू कर दिए? इंडियन AS। तो ये मतलब है कि स्टोरी बन गई। समझ आ गई स्टोरी? तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन बन गया। इसके बाद अगला सितारा, और क्या एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इसका नाम है हेडिंग का, सितारे का, कार्व इन, CARVE, कार्व इन।
एंड कार्व आउट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कार्व इन क्या है, कार्व आउट क्या है। तो ये आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना। बाकी तो थोड़ा बहुत सुन भी रखा है, IFRS ये वो, ये आपने नहीं सुना होगा। तो कार्व इन और कार्व आउट क्या है, तो पहले समझा देता हूँ फिर आपको लिखवा दूंगा। तो देखो, मान लो R1, R2, R3, R4, R5 ये हैं कुछ रूल्स जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं, है ना। और A1, A2, A3, A4, A5 ये मान लेते हैं वो जो रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो हमारी वनीला आइसक्रीम है उधर A1 वाली, A1, A2, A3, A4, A5 ये हमारे नियम हो गए। और ये है चॉकलेट आइसक्रीम जिसमें IFRS के रूल्स हैं R1, R2, R3, R4, R5। अब देखो हमने क्या करा, जब हमने कन्वर्ज करना शुरू करा कि चलो यार अपने रूल्स को थोड़ा थोड़ा इनसे मिलाते हैं, तो जब हमने कुछ रूल से रूल मिलाए, मान लो मैं ऐसी लाइन बना रहा हूँ, ये फंक्शन वाला मत समझ लेना कि भाई 1-1 फंक्शन चल रहा है, वो नहीं है, तो मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। तो मान लो हमने अपने कुछ रूल्स उनसे मिलाए, तो हमें एक रूल पसंद नहीं आया, हमने कहा ये बेकार है, इसको छोड़ दिया, इस रूल को हमने फॉलो नहीं करा। बाकी फॉलो कर लिए, R1 कर लिया, R2 कर लिया, उसके साथ मिल गए। R3 रूल हमें बेकार लगा, हमने कहा ये नहीं हम फॉलो करेंगे, है ना। अच्छा, बाकी मिल गए, ये इससे मिल गया, A4 इससे मिल गया, और एक रूल हमने अपना अलग नया भी बना रखा। हम कह रहे हैं बस ये तो हम फॉलो करेंगे, ओनली हम, ये इंटरनेशनल में है भी नहीं, ये सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल में नहीं है, हम सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब किसी इंटरनेशनल रूल को हम हटा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये नहीं हम मानेंगे, इसको हटा दिया, तो इसको बोलते हैं क्या, कार्व आउट, कि भैया बाहर निकलो, तुम बेकार हो। और जब किसी अपने रूल को, हम अपने रूल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल में नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं हम अपना रूल बनाएंगे, तो इस A5 को हम क्या कह सकते हैं, कार्व इन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो जब हम कन्वर्ज करते हैं ना किसी भी चीज़ के साथ, तो हो सकता है हम पूरी तरह से उसकी सारी चीज़ों को ना माने, उसमें से कुछ चीज़ें उसकी बाहर फेंक दें कि ये बेकार है। भाई चॉकलेट आइसक्रीम में हमें वो ऊपर जो चोको चिप थे वो दाने बेकार लगे, तो वो हमने बाहर फेंक दिए, तो वो हो गया कार्व आउट। और कुछ अपनी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, वो हो गया कार्व इन। ये मतलब होता है ना। लेकिन हमको एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो लिखते हैं, ये तो सिर्फ एक कहानी है। तो आप लिखो फर्स्ट एरो डाल के, सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड इन इंड AS। बोलेंगे इंड AS ही, क्योंकि वही लिखना है, मन में चाहे इंडियन AS कह लो। सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड इन इंड AS considering the economic environment of the country, comma, which is different as compared to the economic environment presumed to be in existence by IFRS, full stop. These differences are due to differences in economic conditions, these differences are due to differences in economic conditions
prevailing in India. Full stop. These differences which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS comma are commonly known as, बताओ क्या, carve outs, commonly known as carve outs, full stop. Additional guidance given in Ind AS over and above what is given in IFRS, over and above what is given in IFRS, comma, is termed as carve in, is termed as carve in. ठीक है, ये भी मैं आर का सिंबल बना रहा हूँ, रट लेना, अंग्रेजी समझा तो मैं रहा हूँ अभी, लेकिन आपको ये एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी क्योंकि ICAI ने यही इशू करते समय कार्व इन कार्व आउट का मतलब दे रखा है। बाकी मैं मीनिंग समझा देता हूँ कि भाई क्या कह रहा है ना। तो ऊपर की तरह दोबारा मैं कर देता हूँ। तो मान लो वही कहानी है कि जो हमने रूल्स बनाए हैं इंड AS वाले A1 A2 A3 A4 A5, उसमें हम अगर कुछ एक्स्ट्रा IFRS से अलग हटकर कुछ रूल बना रहे हैं, तो देखो लास्ट का सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड AS ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन IFRS इज टर्म्ड एज कार्व इन। तो हम अगर IFRS से भी ऊपर चढ़ के कुछ एडिशनल अगर बना रहे हैं गाइडेंस, तो वो है कार्व इन। और कार्व आउट की अंग्रेजी पढ़ लो, उसमें स्टार्टिंग में बेस बनाया है, यहाँ से यहाँ तक बेस है कि IFRS सोच रहा है हमारे यहाँ कुछ और तरह के कंडीशंस हैं, जबकि एक्चुअल में इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसी और तरह का है। तो इसीलिए उनकी सोच और हमारी एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन में डिफरेंस है, तो हम इसीलिए उनकी सारी बात नहीं मान सकते। तो ये शुरू में बेस बनाया और फिर लिखा है, यहाँ से पढ़ना, दीज डिफरेंसेस, ये जो भेदभाव हैं, विच आर इन डेविएशन टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस स्टेटेड इन IFRS आर कॉमनली नोन एज कार्व आउट। तो कुछ जो भेदभाव हैं, कुछ जो डेविएशंस हैं जो IFRS में लिखे हुए हैं पर वो हम नहीं मान सकते, यानी कि यही वाला डायग्राम देखो, मान लो R3 में लिखा हुआ है कि भाई आपको लीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, मान लो लेट से, लेकिन हमें पता है हम नहीं मान सकते, हम तो क्योंकि फीफो वाले लोग हैं, तो फिर हम ये इसको नहीं फॉलो करेंगे, तो इसको बोल देंगे कार्व आउट। तो जो भी चीज़ IFRS में लिखी हुई है जो हमारे लिए डेविएशन है और हम वो फॉलो नहीं करते, उसको क्या बोल देंगे, कार्व आउट। ठीक है, तो समझ आया ना बेसिक। तो ये 3 मतलब पॉइंट्स हैं जो आपके इसमें इम्पॉर्टेंट है चोको वनीला आइसक्रीम में। तो ये पूरा मतलब टॉपिक समझ आया चोको वनीला आइसक्रीम वाला। चलो इसके बाद बस लास्ट एरो लिख लेते हैं, ये कुछ अदर मिसलिनियस अदर पॉइंट्स करके हेडिंग है, 1-2 बातें कुछ एडिशनल लिख रहे हैं, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है ना, फिर ख़त्म हो जाएगी बात। तो पहली बिंदी डाल के लिख लेना। पहली बिंदी आप बताओ कि भाई कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं देश में, AS कितने हैं? तो लिख लो AS 1 2 3 4
5 के बाद 7 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो जो इशू कर रखे हैं ICAI के द्वारा वो हैं मतलब 1 से लेके 29 तक। तो बच्चे को लगेगा कि 29 है, लेकिन 29 नहीं है। 8 इसमें गायब है क्योंकि 8 जो है कई वर्षों पहले पहुंच गया था 26 के अंदर। और इसी तरह 6 रिसेंटली अभी 6 भी हट गया है। पहले 6 डेप्रीसिएशन का हुआ करता था, अब उसको भी PPE के अंदर डाल दिया है 10 के अंदर। तो 8 चला गया 26 में, 6 भी हट के अब चला गया है 10 में। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे कितने AS हैं इशूड अभी एट प्रेजेंट 27। अगर संख्या पूछी जाएगी तो एट प्रेजेंट 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। है ना। तो ये बेसिक पॉइंट है, मतलब पता होना चाहिए। बाकी हमारे को कोर्स में सारे नहीं पढ़ने, तो आप चिंता मत करना, हमें थोड़े से ही पढ़ने हैं। बाकी लिख लो इंड AS। अब इंड AS जो हैं वो बताओ, वो कंपनियों के लिए मैंडेटरी हैं कि नहीं है? इंड AS बताओ, इंड AS कंपनियों के लिए मैंडेटरी हैं कि नहीं? बताओ, यही तो है पॉइंट कि भाई जो वो चोको वनीला आइसक्रीम बनी है वो कंपनियों के लिए, मतलब कंपनियों को मानना पड़ेगा कि नहीं, या ऑप्शनल है? ऑप्शनल पहले था, तो यही तो लिखना है पॉइंट। 2016 तक ऑप्शनल था, 2017 से फिर ये मैंडेटरी हो गया। हाँ, तो ये भी लिख लो कि इंड AS इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज। हालांकि इसके फेजेस थे, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको बुक में, लेकिन वो अब बेकार है। तो हमारे लिए मतलब ये है कि मैंडेटरी हैं। और एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, NBFCs, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, क्या इन्हें भी इंड AS फॉलो करने हैं? इनके लिए अलग गाइडलाइंस होती हैं, क्योंकि NBFCs को, बैंकों को RBI बताता है रूल्स, इंश्योरेंस कंपनियों को IRDA बनाता है रूल्स। तो इन पर हम ये नहीं कहेंगे कि एप्लीकेबल है या नहीं, इसमें बस आप डैश डाल के लिख लेना सेपरेट रोड मैप। इनका रोड मैप अलग है। वो बेसिकली हमें नहीं मतलब जानकारी लेनी होती है, ठीक है ना। तो इसको आप क्लोज कर दो। बाकी बुक में अभी मैं लेकर चलूँगा एक ओवरव्यू देने के लिए, तो बस ये लिख लो पहले आप। देखो, ये जो आपका बुक में चैप्टर 1 दे रखा है, तो इसमें स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन है बेसिक, ठीक है, कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, AS क्या है ना, AS क्या 4 चीज़ें कवर करता है, ठीक है, ये सब बातें हो गई। AS के बेनिफिट्स क्या हैं, शुरू की ये बेसिक चीज़ें दे रखी हैं आपको। बाकी स्टैंडर्ड्स कैसे सेट होते हैं, है ना, ये प्रोसेस है। तो ये एक बार आप रीड कर लेना बस। हालांकि जो मैंने आपको समझाया था वही दे रखा है। तो ICAI इशू करती है, MCA के साथ कंसल्ट करती है, NFRA के साथ भी कंसल्ट करती है ना, वही 3 बातें होती हैं। बाकी उसके बाद कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बता ही दिया। एट प्रेजेंट इफ़ेक्टिवली कितने हैं? 27, है ना। बाकी आपको
कोर्स के अंदर मतलब सारे नहीं पढ़ने, कोर्स के अंदर आपको कुछ पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है बस रेफरेंस के लिए, भाई 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, किस दिन ये आए थे, कब आए थे। तो यहाँ पे देखो 6 गायब है ना, और 8 गायब है। तो आपके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। बाकी आपको सिलेबस में 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 ये सब मतलब बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे अगर पढ़ने पड़ेंगे तो। बाकी नीड आपको पता चली गई कन्वर्जेंस की। उसके बाद IASB की कहानी आपको सुनाई दी। पहले इसका नाम क्या था, IASC है ना, 1973 में बना था। लेकिन उसके बाद 2001 के बाद ये क्या बन गया था, IASB है ना। तो ये स्टोरी वो हो गई। बाकी ये रही आपकी चॉकलेट आइसक्रीम IFRS एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये आपको पता ही चल गया। बाकी IFRS के बेनिफिट्स क्या हैं कन्वर्ज करने के, वो आपको बता दिए। फिर उसके बाद कार्व आउट कार्व इन समझ गए, है ना, वो हो गई कहानी। और हमने अडॉप्ट नहीं करा, हमने क्या करा, कन्वर्ज करा। तो ये टॉपिक है वो जो मैंने आपको कहा कि मेन टॉपिक है, कि हमने कन्वर्ज करा, एडॉप्ट नहीं करा। तो जब हमने कन्वर्ज करा तो हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या बढ़ गया, इंड AS, इंड AS। तो चोको वनीला आइसक्रीम का नाम बढ़ गया इंड AS। तो वो यही कह रहा है भाई ये क्या है, इंड AS। तो इंड AS बेसिकली वही चोको वनीला आइसक्रीम है। और ये बेसिक कुछ बातें आपको दे रखी है, हिस्ट्री, ये आपको ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। बाकी ये लिस्ट जो है ये भी सिर्फ गो थ्रू करने के लिए है। जैसे देखो दिखा देता हूँ, इंड AS का नंबर है 101। अब ये जो इंड AS 101 है ये टेक्निकली IFRS 1 से मैच कर रहा है। तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है IFRS 1 उससे मैच होता हुआ हमने जो इंड AS बनाया है उसका नंबर है 101। इसी तरह IFRS 2 से मैच होता हुआ हमारा है इंड AS 102। तो ये लिस्ट दे रखी है आपको, तो इस पर मतलब आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो बस एक रेफरेंस के लिए दे रखा है ना। इसी तरह पहले था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, तो उस पर हमारा बना हुआ है इंड AS 16, उससे मैच होता हुआ है ना। तो ये वो मैचिंग दे रहा है। या जैसे एक दिखाता हूँ आपको, ये पढ़ोगे शायद आप कोर्स में, अर्निंग पर शेयर। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है 33, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका नंबर है 20 AS 20, लेकिन इंड AS में मैच कर दिया तो इंड AS का नंबर भी दे दिया 33। तो ये मतलब आपको टेबल वो बताने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। बाकी ये जो है ये बस आप रीड कर सकते हो अगर लगता है। ये फेजेस में बेसिकली हमारे यहाँ एप्लीकेबिलिटी आई थी, लेकिन अब क्योंकि अब ये साल बहुत निकल चुके तो आपके लिए कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो जैसे पहले कंपनियों के लिए ना फेज़ 1 आया था, फेज़ 1 में बड़ी कंपनियों के लिए कहा था कि भाई इनको इंड AS फॉलो करने पड़ेंगे। बड़ी कंपनी कौन सी हो गई भाई, मान लो जिसकी नेटवर्थ है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, उनके लिए फेज़ 1 आया था। फिर अगले साल बाकी कंपनियों को लपेटा गया जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के बीच में थी, वो फेज़ 2 आया। लेकिन अब तो ये फेज़ 2 फेज़ 1 आपके लिए तो इररिलेवेंट हो गया, तो 6 साल 7 साल पुरानी बातें हो गई, है ना। तो वो सब दे रखा है। बाकी इसी तरह कमर्शियल बैंकों के लिए, NBFCs के लिए, इनके लिए भी अलग अलग फेजेस आए थे। वही कहानी, पहले बड़ी कंपनियों को पकड़ा 500 करोड़ से ऊपर वाली, फिर फेज़ 2 में 250 करोड़ से 500 करोड़ तक वाली कंपनियों को पकड़ लिया। तो अब आपके लिए लास्ट लाइन दिखा देता हूँ, मेन है कि भाई NBFCs हों या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हों या इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, इनके लिए रूल्स जो हैं वो अलग बनाए जाते हैं। ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये पढ़ लो लाइन बस एक, कि भाई सेपरेट रोड मैप्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड AS इन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और NBFC। तो इनके लिए अलग से गाइडलाइंस बनाई जाती है, तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। बाकी एग्ज़ाम के लिए बस आपको 4 क्वेश्चंस करने इस चैप्टर से, वो मैं बता देता हूँ, वो एक बार आप देख लो कि अब आप कर लोगे कि नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उसके एडवांटेज बताने, ठीक है।
तो आप इसको होमवर्क में कर लेना, मतलब इसका आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको होमवर्क में कर लेना। दूसरा कह रहा है कि प्रोसेस बताओ इंड एएस को इशू करने का, ये मैंने आपको जो नीड में लिखवाया था वो प्रोसेस आप लिख सकते हो। तीसरे में पूछ रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस है IFRS का एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इसमें आप IFRS के बेनिफिट्स लिख सकते हो। और चौथे में पूछ रहा है कि भाई कार्व आउट्स और कार्विन्स क्या है, तो वो आपने डायरेक्ट लिखे हुए। तो आप 1 और 3 को एज होमवर्क कर लेना, इसके आंसर भी यहाँ दे रखे हैं। तो AS के ऑब्जेक्टिव्स हो गए बेसिक, और AS के एडवांटेज हो गए, और इसी तरह देखो यहाँ पर IFRS के बेनिफिट्स हो गए, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो समझ आ गया ना। तो मतलब इस चैप्टर में आपको बस मेनली यही 4-5 थ्योरी क्वेश्चन में से कोई भी एक पूछ सकता है। ठीक है, तो क्लियर, चलो डन।